हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखा था और उसका डायरेक्शन फाइंड करना सीखा था। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं और उनके डायरेक्शंस कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने सीख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो अब जैसे वेक्टर के बारे में एक चीज है कि टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होगा। कैसे होगा, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया एक वेक्टर हमने ये ए लिया, ठीक, और एक वेक्टर हमने ये बी ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, इसी प्लेन में है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा और रिजल्टेंट होगा क्या, ये होगा हमारा आर और ये क्या होगा ए प्लस बी। ये भी क्या होगा, सेम प्लेन में ही लाई करेगा। अगला क्या है कि वेक्टर एडिशन जो होता है ये आपका कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब आप लोग बहुत पहले से जानते हो, जैसे वेक्टर ए में आप वेक्टर बी ऐड करो या वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड करो तो कोई उसका रिजल्टेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे कैसे, ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा वेक्टर ए था, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर बी। अब ए पे चले फिर बी पे चले तो ये उसी किसके बराबर होगा, हम ए से बी तक डायरेक्ट चले। ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। ये तो ए प्लस बी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि पहले ए पे ना चल के पहले हम बी पे चलते हैं। तो हमने क्या किया, हम पहले बी पे चले, ये हमारा बी है, ठीक। फिर बी पे चलने के बाद फिर हम ए पे चलते हैं, फिर हम ए पे चले, बी से ए तक चले तो ये वही होगा जो हम यहां से यहां पहुंच जाएं। ये क्या होगा, ये होगा बी प्लस ए। आप देखो तो ये बराबर है, ये बराबर है, सेम है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो कहीं कुछ पता नहीं, डायरेक्शन भी वही है। ये इसका डायरेक्शन, 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 डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट भी क्या होगा, ए प्लस बी हो, ये लेंथ हो चाहे डायरेक्शन हो, दोनों सेम ही है। इसका मतलब कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम चीज है। मतलब एडिशन जो वेक्टर होता है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि तीसरे टर्म की, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा व्हेन दे आर पैरेलल, जब वे दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, और रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का मिनिमम होगा व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लिया ये हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वेक्टर बी बनाया यहां से। ये क्या है, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी हमने ए के ना पैरेलल लिया है ना एंटी पैरेलल लिया है, तो अब हम वेक्टर बी को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो
ठीक है, वेक्टर बी का ये पाथ होगा। देखो क्या है कि जब वेक्टर बी को हम उठा करके इसकी पैरेलल रख देंगे, जैसे कैसे, हमने इस वेक्टर बी को उठाया और उठा के यहां रख दिया, ठीक, तो क्या होगा, देखो अब ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, अब हमारा पास क्या होगा, ये जो आएगा ये क्या होगा, ये हमारा होगा आर मैक्सिमम। इस कंडीशन में क्या होगी कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस वेक्टर में, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हमें सबसे बड़ा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक। अब यही वेक्टर घूमते 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 ऐसा हो जाए, ठीक। जब ये ऐसा हो गया तो क्या हुआ, अब इसमें देखा जाए तो वेक्टर ए हमारा ये है, वेक्टर बी हमारा ये है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ये ए, वेक्टर बी। अब इस डायरेक्शन, पहले वाले केस में क्या था, दोनों क्या थे, पैरेलल थे। पैरेलल में क्या हो गया, वेक्टर ए का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया। अब ये दोनों जब एंटी पैरेलल हो गए, ये तो इधर है और ये इधर है, तो अब इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अब ये क्या आएगा, अब ये जो आएगा ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर की मिनिमम वैल्यू। देखो कि मैक्सिमम कब मिला, जब दोनों पैरेलल थे, मिनिमम कब मिला, जब दोनों एंटी पैरेलल थे। अब इनके बीच की एंगल क्या है, 180 डिग्री है और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री वाले केस में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और जब एंटी पैरेलल होंगे, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तो उस केस में क्या मिलेगा हमको, आर की रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले टर्म्स की। क्या कहता है, रिजल्टेंट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगर हमने दो ऑर्थोगोनल वेक्टर ले लिया, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और का स्क्वायर। जैसे मान लिया ये हमने वेक्टर ए लिया, ठीक, अब हमने यहां से दूसरा वेक्टर लिया जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। तो जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, ये 90 डिग्री हुआ, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या आएगा, R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये इस R का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का ये होगा। अब देखो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज नियरर टू बिगर वेक्टर। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ पास होगा एंड फार्दर फ्रॉम स्मॉलर वेक्टर, और छोटे वाले से दूर होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। जैसे मान लिया एक हमने एक वेक्टर ए बनाया, ठीक है, और एक वेक्टर हमने बी बनाया, ठीक है। अब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट बनाया। मान लिया रिजल्टेंट हमारा ये, जैसे रिजल्टेंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, एक पैरेलल और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब हमने इसको मिलाया, ठीक। तो मान लिया कि ए से इसका एंगल जो है अल्फा है और बी से बीटा है। तो अगर आप यहां देखो तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो उस तरफ आया जो बड़ा वाला वेक्टर था। अब अगर अभी आपको समझ नहीं आया हो तो हम क्या करते हैं, अब हम वेक्टर ए को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लिया हमारा वेक्टर ए ये हो गया,
ये पूरा वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अब हमें वेक्टर और बी, ए और बी का रिजल्टेंट लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, अब ये क्या हो गया अल्फा डैश। अब देखो, अब वेक्टर ए बड़ा है ना, वेक्टर बी छोटा हो गया तो रिजल्टेंट किधर शिफ्ट हो गया, ए किधर शिफ्ट हो गया। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि इफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से बड़ा है तब देन अल्फा इज लेस देन बीटा होगा, ये एंगल इससे छोटा होगा। और इफ वेक्टर ए इज लेस देन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड के, देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होगा। एंड इफ magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B, then तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो हमारा रिजल्ट जो अल्फा बीटा होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों से सेम एंगल बना रहा होगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि इफ सम ऑफ फ्यू वेक्टर्स, अगर कुछ वेक्टर्स का सम जो है वो 0 आ रहा है तो देन दे फॉर्म अ क्लोज लूप, तब वो जरूर से क्लोज लूप फॉर्म कर रहे होंगे। दैट लूप में भी 1D 2D और 3D, वो आपका 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी, तो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। लेकिन अब ये दिक्कत है कि 1 डायमेंशनल में क्लोज लूप बन ही नहीं सकता, हम क्लोज बना नहीं सकते। हाँ, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्लोज बना सकते हैं। तो देखते हैं अब 1D में कैसा होगा, 1D की हम बात कर रहे हैं, ठीक, 1 डायमेंशनल की। तो अब इसका ऐसे वेक्टर्स लेना है जिसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे मान लिया एक वेक्टर हमने ये ले लिया E, ठीक। अब एक दूसरा वेक्टर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो जब सेम मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब A प्लस B ये क्या होगा, 0 होगा। 2 से ज्यादा वेक्टर्स का भी सम 0 हो सकता है, कैसे हो सकता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक वेक्टर ये ले लिया A, ठीक। अब हमने 2 वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिया ये B और एक दूसरा वेक्टर ले लिया C। अब यहां से देखिए, इन दोनों का सम इसके बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C, ये क्या होगा सम इसका 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 1 डायमेंशन की बात हो गई, ठीक। अब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, जब हम 2D की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जैसे मान लिया कि एक वेक्टर हमने ये ले लिया है A, अब दूसरा वेक्टर हमने क्या किया, हमने दूसरा वेक्टर ले लिया ये B। तो अभी हमने पढ़ा था कि 2 वेक्टर्स अगर एक प्लेन में लिए गए, तीसरा भी उसी प्लेन में होना चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ देखिए हमने 2 डायमेंशन लिया हुआ है, एक ये डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है, 2 डायमेंशन ले लिए ना। तो 2 डायमेंशन ले लिया तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक क्लोज लूप फॉर्म होगा, तभी 0 हो सकता है। इसका मतलब अब ये तो एक प्लेन में हो गया, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको क्या होना पड़ेगा, उसका होना पड़ेगा ये R C वेक्टर। अब इसका सम क्या हो गया, इसका सम हो जाएगा आपको 0,
सॉरी ये डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, डायरेक्शन ऐसे, तब ये 0 हो पाएगा। ठीक है। अब अगर 3D में देखना चाहें, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या होगा कि अब हमें यहां पे 3 डायमेंशन लेने पड़ेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया a वेक्टर, ठीक, ये वेक्टर a ले लिया। अब एक दूसरा वेक्टर हम लेते हैं b वेक्टर, ये दोनों तो इस प्लेन में हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको सम 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। अभी क्लोज लूप तो है नहीं। अब ये तीसरा वेक्टर जो है आपका वो कैसे है, तीसरा वेक्टर जो है आपका ऐसे है। ये इस प्लेन बनाया नहीं जा सकता इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया है, लेकिन ये है कैसा, ऐसा है। अब क्या होगा, अब हमें एक वेक्टर और बनाना पड़ेगा, कौन सा, एक वेक्टर c, ये हो गया c। अब देखा जाए तो जैसे ये वेक्टर था, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब इसको अगर 0 होना है तो एक वेक्टर, अभी क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए, अभी तो क्लोज लूप बना नहीं, इसका मतलब क्लोज लूप तब बनेगा, इसका रिजल्टेंट 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर में मिलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब ये हमारा चौथा वेक्टर क्या होगा, a, ये, तो ये जो होगा, अब इसका सम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि a प्लस b प्लस c और ये d, तो अब ये इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्यू वेक्टर्स जिसका सम 0 हो, और वो क्या होंगे, वो आपके 1 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तीनों में हमने बता दिया आपको। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, अब अगले टर्म की बात करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, सॉरी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हुज रिजल्ट इज 0। अगर ऐसे मिनिमम कितने नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ले सकते हैं जिनका सम 0 हो, तो ऐसे हम लोगों को 3 वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। कैसे लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। कैसे, जैसे मान लिया ये एक वेक्टर ये है, ठीक, अब एक दूसरा वेक्टर लिया जिसके कोलिनियर नहीं है, वेक्टर b है। तो अब इसको 0 होने के लिए हमें एक तीसरा वेक्टर लेना पड़ेगा जो कोलिनियर नहीं होगा, ये, तो तब जाके ये क्या होगा, सॉरी ये तो सम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब ये क्या होगा, ये आपका वेक्टर का सम जो होगा वो जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ऐसे क्या होगा, द मिनिमम ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब मिनिमम कितने नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लेने पड़ेंगे कि जिसका रिजल्टेंट 0 हो। तो नॉन कोप्लेनर का मतलब है, जैसे मान लिया एक वेक्टर a ले लिया, एक वेक्टर b ले लिया, अब ये तो सेम प्लेन में हो गए। अब इसका मतलब है, अब इसका नॉन कोप्लेनर सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए। अब अगर हमने एक तीसरा प्लेन ये ले लिया, तो अब अगर एक वेक्टर यहां मिलाएंगे तो अब ये 3 प्लेन हो गए। इसका मतलब है अब चौथा, अब मिनिमम ऑफ नॉन कोप्लेनर, और चौथा वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर मिलाएंगे तभी तो इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। इसका मतलब अगर ये वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर भी हो गया, तीसरा वेक्टर हमने ये ले लिया, इसको ले लिया, तो अब चौथा वेक्टर हमें और चाहिए ताकि इसका रिजल्टेंट 0 हो पाए। तो इसका मतलब है अगर हमने नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लेने हैं कि एक प्लेन में ना हो, जैसे ये और ये दो प्लेन में हो गया ना, ये 2 डायमेंशनल हो गया, ये 2 प्लेन में हो गया, तो इसका मतलब अब एक हम तीसरे प्लेन में लेते हैं, अब एक चौथे को हमें मिलाना पड़ेगा ताकि उसका रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो इसका मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लेने हैं तो हमें 4 वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए। नोट कीजिए, फिर एक लास्ट टर्म लेते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है, लास्ट टर्म लेते हैं, ये क्या कहता है, एनी वेक्टर इन अ प्लेन, किसी प्लेन में कोई भी वेक्टर जो होगा ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर a एंड b, जो दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, a और b के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे
आर को हम लोग लिख सकते हैं एम ए प्लस एन बी। कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया एक हमने वेक्टर लिया ए, ठीक, एक दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी, ठीक। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट तो आर इक्वल टू ए प्लस बी होगा। वो क्या होगा? जैसे ये मान लिया ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है, बना लेते हैं। ये हमारा हो गया आर वेक्टर, ये क्या होगा? ए प्लस बी, ठीक। तो हम यहां पे अब क्या कर सकते हैं कि हम इसी ए और बी के टर्म्स में एक दूसरा कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखो, जैसे मान लिया हमने इस वेक्टर में m से मल्टीप्लाई किया, अब एक वेक्टर छोटा हो गया, मतलब अब जैसे ये वेक्टर 5 पे होगा तो हमने m को ले लिया 1/5 है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये m हो गया। इस तरह इधर भी हमने क्या किया, इधर भी हमने एक वेक्टर ले लिया जो हमारा क्या होगा, मान लिया कि ये हमने ए ले लिया, ये एन बी, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? इस वेक्टर को लिखेंगे यम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। ये हमारा क्या होगा? एक नया वेक्टर हो गया जो ए और बी के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। अब देखिए हम कैसे कैसे वेक्टर्स को लिख सकते हैं। जैसे मान लिया यही हम वेक्टर बनाते हैं, जैसे ये हमारा ए वेक्टर था और ये हमने बी वेक्टर लिया हुआ था, ठीक। अब देखिए m और n पे डिपेंड करेगा कि हमारा, जैसे अभी हमने क्या किया था, m a लिया था, n b लिया था, तो ये इस टाइप का कोई वेक्टर आ गया था, ठीक। तो अब m और n पे डिपेंड करेगा कि हमारा वेक्टर किधर होगा। जैसे अगर m और n हमने पॉजिटिव लिए हैं तो हमें यहां वही वेक्टर मिलेगा, यहां कहीं वेक्टर मिलेगा, ठीक। इधर क्या होगा? इधर आपका m और n दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि ये a का डायरेक्शन उलट गया और ये b का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो m और n दोनों निगेटिव होंगे, हमें वेक्टर इधर कहीं मिलेगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ a का डायरेक्शन तो उलट गया लेकिन b का डायरेक्शन वही है, इसका मतलब m को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा और n को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ इधर वेक्टर मिलेगा। और अगर यहाँ वेक्टर लेना है तो हमें m को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और n को निगेटिव, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। तो ये हमारे कोई भी इस प्लेन में कहीं भी हमें कोई वेक्टर लेना है तो हम और m और n को अलग अलग चेंज करते जाएं और इसी a और b के टर्म में हमें वो वेक्टर मिलता चला जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब था, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम मिलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।